नमस्कार, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी माहौर। बुलेटिन में आज बात होगी मंत्रिमंडल को लेकर एनडीए में होने वाले मनमुटाव की, पीएम की जैसलमेर यात्रा की। जानेंगे अखिलेश ने शिवपाल को लेकर क्या कही बड़ी बात और शिवसेना ने ओबामा को क्यों लिया आड़े हाथ। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जनता पर पड़े महंगाई के बोझ की, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। आरजेडी का सीएम नीतीश कुमार पर तंज, कहा यदि वे काम करते तो बीजेपी को नहीं बनाना पड़ता अपनी बैसाखी। हिमाचल दौरे पर गए मनोहर लाल खट्टर की तबीयत बिगड़ी, शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में कराए गए भर्ती। सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद हुए भर्ती। अब पंजाब में जारी रहेगा अन्नदाताओं का प्रदर्शन। 18 नवंबर को चंडीगढ़ में होगी संगठनों की बैठक। भारतीय किसान यूनियन एकता के नेता बूटा सिंह बुर्जगिल ने दी जानकारी। और महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन, मास्क पहनकर ही जा पाएंगे मंदिर। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में नई सरकार के गठन की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। नीतीश कुमार राज्य के सीएम बनेंगे, ये तय हो चुका है। नीतीश सीएम तो बनेंगे, लेकिन इस बार सरकार में उनका दबदबा कम होता दिखाई देगा। तो दूसरी ओर बीजेपी इस बार नीतीश सरकार में हावी दिख सकती है। तो क्या फॉर्मूला तैयार हुआ है नीतीश के नए मंत्रिमंडल का, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला है। अब तक बिहार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बार छोटे भाई की भूमिका में नजर आ रही है। दूसरी ओर बीजेपी का कद एनडीए में अब जेडीयू से बड़ा हो गया है। एनडीए ने चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा था और चुनाव जीतने के बाद अब नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। एनडीए के घटक दलों के बीच मंथन का दौर चल रहा है। किस दल से कितने मंत्री बनाए जाने हैं, इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मंत्रिमंडल को लेकर जो फॉर्मूला बना है, उसमें जिस पार्टी के पास 7 विधायक हैं उसे 2 मंत्री पद दिए जाएंगे। मांझी और वीआईपी के 4-4 विधायक हैं, इसीलिए दोनों ही दलों से एक मंत्री बनाया जाएगा। पिछली बार की तुलना में इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, वहीं जेडीयू की सीटों में गिरावट आई है। इस कारण नीतीश के नए मंत्रिमंडल में जेडीयू के सदस्यों की संख्या कम होगी। जेडीयू के खाते में सीएम पद के अलावा 12 मंत्री आएंगे, तो बीजेपी के खाते में डिप्टी सीएम सहित 21 मंत्री बनाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष पद जेडीयू के पास ही रहेगा। जेडीयू कोटे से जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी, बीमा भारती, नरेंद्र नारायण यादव, मदन सहनी के नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी में इस बार डिप्टी सीएम के लिए सुशील कुमार मोदी और कामेश्वर चौपाल के नाम की चर्चा है। सुशील मोदी को इस बार केंद्र की राजनीति में भेजे जाने की भी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार एक चुनावी रैली में ये कह चुके हैं कि ये उनका अंतिम चुनाव है और बीजेपी इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएम चेहरा तैयार करना चाहती है, जिसके नाम पर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जा सके। ऐसे में डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा संभावित मंत्रियों में विनोद नारायण झा, मंगल पांडे, नंद किशोर यादव, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, विजय कुमार सिन्हा, विनय बिहारी, अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह और प्रेम कुमार का नाम शामिल हो सकता है। वहीं हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री बनेंगे, तो वीआईपी से मुकेश कुमार सहनी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश भी होगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार में छोटे भाई की भूमिका में आए नीतीश कुमार किस तरह से अपनी सरकार चलाते हैं। अब सबकी निगाहें कल होने वाली एनडीए की बैठक पर टिकी हैं। ये बैठक ही सरकार के भविष्य का फैसला करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू बौनी बनेगी या फिर बीजेपी झुकेगी। वैसे बीजेपी के लिए यह खुशी का मौका है, क्योंकि ये दिवाली उसके लिए जीत का तोहफा लेकर आई है। इस खुशी के मौके पर पीएम मोदी जैसलमेर पहुंच गए, जहां उन्होंने जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री मोदी हर साल की तरह इस बार भी देश की सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। इस बार पीएम दिवाली के दिन राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे।
इस दौरान पीएम मोदी ने देश की सीमा पर तैनात जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूँ, आपके चेहरे की खुशियाँ देखता हूँ तो मुझे भी दोगुनी खुशी होती है। पीएम ने एक बार फिर चीन का नाम लिए बिना कहा कि विस्तारवाद एक तरह से मानसिक बीमारी है और 18वीं शताब्दी की सोच है। पीएम ने कहा कि जो फैसला आप लोगों ने किया है हम उसका सम्मान करते हैं और हमें खुशी है कि अब हम विदेश की जगह जवानों की ज़रूरतों को देश से ही पूरा करेंगे। ज़्यादा तरह के उत्पाद जो अब तक विदेश से खरीदे जाते थे अब लोकल मैन्युफैक्चर से खरीदे जाएंगे। इससे लोकल के लिए वोकल होने की भी प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जवानों से दिवाली पर 3 आग्रह भी किए। पहला, कुछ न कुछ नया इनोवेट करने की आदत को और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आजकल कई जगहों पर हमारे जवान महत्वपूर्ण इनोवेशंस कर रहे हैं। दूसरा, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए। और तीसरा, अपनी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कम से कम एक भाषा जरूर सीखिए। अब पीएम मोदी तो दिवाली का त्योहार मना रहे हैं तो दूसरी ओर सपा चीफ अखिलेश यादव ने 2022 में यूपी में होने वाले लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव पर नजरें टिका दी हैं। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनावों में किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। साथ ही अपने चाचा शिवपाल को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। तो यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर क्या है अखिलेश की रणनीति, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 2022 चुनाव में सत्ता के शिखर को हासिल करने पर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं और इसके लिए सियासी दलों का दल बदल का खेल भी खूब दिखाई देता है। हाल ही में जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के समर्थन की बात की थी, हालांकि बाद में यू टर्न लेते हुए सिरे से खारिज कर दिया था, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी 2022 में किसी भी बड़े दल के साथ गठजोड़ नहीं करेगी, लेकिन छोटे दलों से गठजोड़ करेगी। अखिलेश पूर्व में हुए उत्तर प्रदेश के चुनावों में पहले कांग्रेस फिर बसपा से गठबंधन का प्रयोग कर चुके हैं। उनके ये दोनों प्रयोग असफल हो गए थे। बड़े दलों से गठबंधन के बावजूद चुनावों में वो सत्ता से दूर रह गए। इसी के चलते अखिलेश यादव ने साफ किया कि अब यूपी में सपा किसी अन्य बड़े दल से कोई गठबंधन नहीं करेगी। साथ ही अखिलेश यादव ने दीपावली के मौके पर कुनबे की एकजुटता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। अखिलेश ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर की सीट छोड़ने और सरकार बनने पर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने का ऐलान किया। ऐसे में अखिलेश के इस ऐलान को शिवपाल की तरफ से पूर्व में सपा से गठजोड़ की संभावनाओं पर दिए गए बयानों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल की तारीफ करते हुए योगी सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि समाजवादी सरकार में लैपटॉप भी मिल जाता था। योगी सरकार कन्या सुमंगला योजना का लाभ देने का दावा करते हैं, लेकिन किसे मिल रहा है? अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के इस ऐलान से क्या सपा 2022 में जीत की दहलीज पर जा पाएगी या नहीं। सपा में चाचा और भतीजे के बीच अब रिश्ते नरम होते दिख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा रही है। बीजेपी के दिग्गज लगातार राहुल पर तंज कस रहे हैं। बयानबाजी के इस दौर में कांग्रेस को शिवसेना का भी साथ मिल गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की साथी शिवसेना ने ओबामा पर ही सवाल दाग दिए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सियासी भविष्य को लेकर बीजेपी अक्सर टिप्पणी करती रहती है, लेकिन जब से ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में उन्हें नर्वस बताया है, तब से उसकी बोलती बंद नहीं हो रही है। कोई राहुल को बच्चा बता रहा है तो कोई नासमझ। बीजेपी के इस आक्रामक तेवर को लेकर कांग्रेस तो उसे खरी खोटी सुना ही रही है, वहीं शिवसेना ने भी बीजेपी से लेकर ओबामा पर तंज कसा है। शिवसेना ने सवाल किया है कि वो इस देश के बारे में कितना जानते हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि एक विदेशी नेता भारतीय नेताओं पर ऐसी राय नहीं दे सकता। हम ये नहीं कहते कि ट्रंप पागल हैं। ओबामा इस देश के बारे में कितना जानते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी को राहुल के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब शिवसेना ने तो सीधे तौर पर ओबामा से लेकर बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया, लेकिन वहीं राहुल पर ओबामा की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया और इसे प्रायोजित एजेंडा बताया। हालांकि पार्टी के नेताओं ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की खूब आलोचना की और बीजेपी को भी आईना दिखाया। आपको बता दें कि देश में इस बहसबाजी को जन्म ओबामा की किताब ने दिया है। दरअसल द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओबामा के संस्मरण अ प्रॉमिस्ड लैंड की समीक्षा की है। इसमें अन्य मसलों के अलावा उन्होंने दुनिया भर के राजनीतिक नेताओं के बारे में भी बात की है।
इसमें उन्होंने राहुल की तुलना ऐसे छात्र से की है जिसने कोर्स वर्क किया है और जो अपने शिक्षक को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन उसमें कौशल की कमी है। इस टिप्पणी को लेकर देश की सियासत गरमा रही है। बीजेपी को तो राहुल पर बरसने का केवल मौका चाहिए और ये मौका दिया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। लेकिन कांग्रेस और उसके साथी भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। कांग्रेस और शिवसेना दोनों जमकर जवाब दे रहे हैं, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। वैसे पारा तो पश्चिम बंगाल में भी गर्मा रहा है, जहां 6 महीने के अंदर ही चुनाव होने हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर चुनावी तैयारियों पर जवाब देने को कहा। सरकार की ओर से आयोग के पत्र का जवाब दिया गया है। तो क्या चल रही है बंगाल में चुनावी तैयारियां, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहे। 43 साल में पहली बार बिहार में इतना करीबी मुकाबला था। तो देश में पहली बार स्वास्थ्य मुसीबत के बीच विधानसभा चुनाव कराए गए। वैसे जिस तेजी से देश में संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इस मुसीबत से जल्द छुटकारा नहीं मिलेगा। और चुनाव आयोग भी ये मानकर चल रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव भी इसी तरह की परिस्थिति में कराने पड़ सकते हैं। 6 महीने में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर चुनाव तैयारियों को लेकर जवाब तलब किया। पत्र में राज्य सरकार से पूछा गया है कि विधानसभा चुनाव कराने के लिए कितने केंद्रीय जवानों की जरूरत होगी, कितने हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। राज्य के गृह सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने सरकार की ओर से चुनाव आयोग को जवाब दिया है, जिसमें कहा गया है कि 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के समय बंगाल में जितनी तादाद में केंद्रीय जवानों की तैनाती की गई थी, इस बार भी उतनी की ही जरूरत पड़ेगी। हेलीकॉप्टरों को स्टैंड बाय रखना होगा। एम्बुलेंस की इस बार व्यवस्था पहले से ज्यादा करनी होगी, क्योंकि आशंका है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के समय भी स्वास्थ्य मुसीबत का दौर पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। वैसे राज्य सरकार ने भले ही कहा कि चुनाव में केंद्रीय जवानों की और ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में इस बार पहले से ज्यादा केंद्रीय जवानों की तैनाती की जाएगी। बीजेपी की ओर से पहले ही ये दावे किए जा रहे हैं कि बंगाल पर इस बार हर बूथ पर केंद्रीय जवान ही तैनात होंगे। राज्य की इस मामले में भूमिका बहुत ही कम होने वाली है। बीजेपी नेताओं के दावों पर भरोसा करें तो इस बार चुनाव आयोग दीदी की बात नहीं मानेगा। चुनाव आयोग के एक्शन के बाद अब राजनीतिक दल भी अपनी कमर कसेंगे, सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि बंगाल में बरकरार रहता है दीदी का राज या बीजेपी देती है मात। वैसे अमेरिका में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने एरिजोना और जॉर्जिया राज्यों में भी जीत का डंका बजाया है। तो आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में अमेरिका की राष्ट्रपति चुनावों के अंतिम आंकड़े। अमेरिकी चुनाव में 5 राज्य काफी महत्वपूर्ण हैं: जॉर्जिया, एरिजोना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। इस साल जो बाइडेन ने ट्रंप को हराकर ये राज्य अपने नाम कर लिए, जिसके बाद अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पूरे नतीजे सामने आ गए हैं। इन राज्यों को जीतने के बाद उनके खाते में 306 इलेक्टोरल वोट हो गए हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट ही मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव के करीब 1.5 हफ्ते बाद दोनों अंतिम राज्यों के परिणामों की घोषणा न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और अन्य नेटवर्कों द्वारा की गई। जॉर्जिया में जीत के बाद बाइडेन को 16 इलेक्टोरल वोट मिले, जिसके बाद उनके कुल मतों की संख्या 306 हो गई। जो बाइडेन को 270 इलेक्टोरल वोट मिलने के बाद उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। 20 नवंबर को उनका जन्मदिन है। उस दिन वो 78 साल के हो जाएंगे। अमेरिका में पहली बार कोई इतनी उम्र वाला राष्ट्रपति बनेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो जो बाइडेन से हार स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया ने जॉर्जिया में भी डेमोक्रेट को विजेता घोषित कर दिया है। यहाँ पर मतगणना अभी भी जारी थी। ट्रंप अब तक बाइडेन की जीत से इनकार करते रहे हैं और उन्होंने तो कुछ नतीजों को अदालतों में चुनौती देने की कसम भी खाई थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार करने के संकेत भी दे दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात जनता पर पड़े महंगाई के बोझ की। त्योहारी सीजन में भी जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। अक्टूबर में जारी महंगाई के आंकड़ों से लोगों को जोरदार धक्का लगा है, लेकिन ये बोझ अभी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि RBI ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाने के संकेत नहीं दिए हैं। अगर महंगाई से तंग आकर आप RBI और मोदी सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपकी उम्मीदें आसमान चढ़ने की बजाय टूटने वाली हैं,
क्योंकि मोदी सरकार तो पहले ही ठेंगा दिखा चुकी है और अब आरबीआई भी ऐसे संकेत दे रहा है जिससे लोगों के चेहरे खिलने के बजाय मुरझाने वाले हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई की वजह से आरबीआई भी राहत देने को तैयार नहीं है। दरअसल इस साल अक्टूबर लगातार 9वां महीना रहा जब महंगाई दर आरबीआई के जरिए तय किए गए 2 से 6% के लक्ष्य से ज्यादा रही। 2020 में अब तक केवल मार्च ही ऐसा महीना रहा है जब महंगाई दर 6% से कम रही है। बढ़ते महंगाई के आंकड़ों की वजह से आरबीआई भी ब्याज दरें कम करने को तैयार नहीं है। अगर आंकड़े काबू में रहते तो केंद्रीय बैंक का मूड भी बदल सकता था, लेकिन अब तो उम्मीद जताना भी बेमानी होगी। आरबीआई तो यहाँ तक कह चुका है कि इतिहास में पहली बार भारत मंदी में प्रवेश कर रहा है। पिछले दिनों आरबीआई के एक अधिकारी ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 1 साल पहले की तुलना में 8.6% घटने का अनुमान है। इस तरह लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी घटने के साथ देश पहली बार मंदी में घिरा है। आरबीआई के अनुसंधानकर्ता पंकज कुमार के जरिए तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तकनीक रूप से 2020-21 की पहली छमाही में अपने इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी में चला गया है। आरबीआई के इस अलर्ट के बाद ही महंगाई को लेकर डराने वाले आंकड़े सामने आ गए। देश में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 6 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सांख्यिकी मंत्रालय के जरिए जारी आंकड़ों के मुताबिक मई 2014 के बाद इस साल अक्टूबर में महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। अक्टूबर 2020 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई दर 7.61% रही। वहीं सितंबर 2020 में महंगाई दर 7.27% रही थी। अब ये आंकड़े बताते हैं कि आरबीआई भी दबाव में आ चुका है। इससे वो भी ब्याज दरों में राहत नहीं देगा, यानी जनता को आगे भी महंगाई का बोझ उठाना पड़ेगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।